सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दिव्या जायसवाल है, रसायन विज्ञान प्रवक्ता AP सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ से। स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 1 ठोस अवस्था पढ़ चुके हैं और आज हम चैप्टर 2 विलयन दैट इज सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, किन किन चीज़ों को हम जानेंगे। पहला है विलयन की परिभाषा, विलयन के अवयव, देन विलयन के प्रकार, उसके बाद विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न तरीके तथा उन पर आधारित अंकित प्रश्न दैट इज न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा पदार्थ के बारे में। कोई भी चीज़ जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, शुद्ध पदार्थ व मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल्स हैं जैसे डायमंड है, हीरा, टिन, सल्फर। क्योंकि हमारा सॉल्यूशन है विलयन, तो हमारा मेन फोकस मिश्रण पे रहेगा। और मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण व विषमांगी मिश्रण। स्टूडेंट्स, जब हम 2 या 2 से अधिक अवयवों को आपस में मिक्स करते हैं किसी भी अनुपात में, तो हमें मिश्रण प्राप्त होता है, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इन दोनों में जो अंतर होता है वो इस बात का है कि समांगी मिश्रण में एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, जो कि विषमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। और यही समांगी मिश्रण जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, यहीं से हमारी विलयन की डेफिनेशन आती है कि 2 या 2 से अधिक अवयवों, चाहे वो समान प्रावस्था में हो चाहे वो भिन्न प्रावस्था में हो, उनके समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। और स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस हैं, और बाइनरी का मतलब है 2, दैट इज ऐसे विलयन आपको पढ़ने हैं जिसके सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हों। पहला है विलय और दूसरा है विलायक। उदाहरण के तौर पे चीनी प्लस पानी को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, 2 ही कंपोनेंट्स हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो हमें विलयन प्राप्त होगा। इसमें से अगर हमें पहचानना हो कि कौन सा विलय है और कौन सा विलायक है, तो उसके लिए बहुत जनरल सा कंसेप्ट दिया जाता है कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक कहते हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर इसी से हम चीनी प्लस पानी जो विलयन लिया है, इसका एक थोड़ा और डिफरेंट एग्जाम्पल लें, दैट इज चाशनी, जो कि चीनी और पानी से ही मिलकर बनता है, लेकिन चाशनी में हम चीनी की मात्रा अधिक लेते हैं और पानी की मात्रा कम लेते हैं। तो क्या हम पानी को विलय कहेंगे और चीनी को विलायक कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और भी रिफाइंड कंसेप्ट दिया जाता है विलय और विलायक को पहचानने के लिए, कि हम विलायक उसे कहेंगे जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था से समान हो। जैसे कि हमने चाशनी का एग्जाम्पल लिया, चाशनी बनने के बाद वो तरल अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है, और चीनी और पानी में से पानी ही द्रव अवस्था में होता है, इसलिए हम पानी को ही विलायक कहेंगे। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, और आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। तो इसी के आधार पर विलयनों को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा है ठोस विलयन।
गैसीय विलयन वो होते हैं जिनमें विलायक गैस लिए गए हैं, द्रव विलयन वो होते हैं जिनमें विलायक हमने द्रव लिया हुआ है, और ठोस विलयन वो होते हैं जिनमें विलायक ठोस लिए गए हों। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं गैसीय विलयन का, जिसमें गैस विलय है और गैस ही विलायक भी है। तो उसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। कोई भी दो गैसेस ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है द्रव प्लस गैस का, जो कि क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। स्टूडेंट्स, आपको पता है क्लोरोफॉर्म एक वाष्पशील द्रव है जो आसानी से नाइट्रोजन गैस में घुल जाता है। दूसरा विलयन है ठोस प्लस गैस विलयन का एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे तो कपूर तथा नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि कपूर जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, दैट इज़ ये सब्लाइम करता है, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में जाता है। इसीलिए जब ये गैस स्टेट में जाएगा तो आसानी से ये नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स होकर होमोजीनियस सॉल्यूशन यानी कि समांगी विलयन बनाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द्रव विलयन। इसमें गैस प्लस द्रव का उदाहरण अगर लेंगे तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ये वही ऑक्सीजन है जो जलीय जीव जंतु जिसके द्वारा सांस लेते हैं। तो ये भी आपका पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है द्रव प्लस द्रव, जिसमें एग्जाम्पल लेंगे जल में घुला हुआ एथेनॉल। कोई भी मिसेबल लिक्विड जो आसानी से जल में घुल सकता है आप उसको ले सकते हैं, बट अघुलनशील द्रव नहीं लेंगे। दूसरा है ठोस प्लस द्रव का एग्जाम्पल, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्थान पे आप सुक्रोज भी ले सकते हैं या नमक ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ठोस विलयन, जो कि गैस प्लस ठोस का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आप रिडॉक्स चैप्टर में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम लिया गया था जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये वही चीज़, वही कॉम्पोजिशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। आप प्लैटिनम की जगह पैलेडियम लिख सकते हैं। तो ये SHE का ही कॉम्पोजिशन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है द्रव प्लस ठोस का एग्जाम्पल लेंगे तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम। स्टूडेंट्स, पारा एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। उसमें अगर आप किसी धातु को आप मिक्स करेंगे, जो कि सोडियम अगर आपने मिक्स किया है तो इस विलयन को हम अमलगम कहेंगे, तो इसको सोडियम अमलगम कहेंगे। अगर इसमें जिंक मिलाया है तो वो जिंक अमलगम कहलाएगा। तो आप कोई भी धातु ले सकते हैं, सोडियम के स्थान पर जिंक भी ले सकते हैं। ठोस प्लस ठोस का एग्जाम्पल लेंगे तो तांबे का सोने में मिश्रण। ये भी आपकी डे टू डे लाइफ से आपको पता होगा कि 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध गोल्ड होता है, और अगर गोल्ड में कुछ परसेंटेज तांबा मिला दिया जाए तो फिर उसको हम 22 कैरेट गोल्ड या 18 कैरेट गोल्ड बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम सांद्रता की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कितना हमने विलयन की मात्रा ली है और उसमें हमने किसी अवयव को कितना घोला हुआ है। और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो स्टूडेंट्स, हम विलय को जब भी लिखेंगे तो B से लिखेंगे या 2 से लिखेंगे, और जब हमें विलायक लेना होगा तो हम उसको A से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सांद्रता को एक्सप्रेस करने के विभिन्न तरीके हैं, जिसमें से पहला हम प्रतिशत देखेंगे। तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको अगर हम कहेंगे तो किसी भी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो उस अवयव का उस विलयन में जितना भी द्रव्यमान है उसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान हम नीचे लिखेंगे, और क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो इनटू 100 करेंगे। अगर इसको न्यूमेरिकली लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि WB परसेंटेज निकालना है तो WB दैट इज विलय का द्रव्यमान हम ऊपर रख रहे हैं, अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान दैट इज WA प्लस WB इंटू 100। इसी तरह अगर हमें आयतन प्रतिशत निकालना है तो आयतन प्रतिशत में भी किसी एक अवयव का आयतन ऊपर रखेंगे, अपॉन विलयन का कुल आयतन नीचे रखेंगे, और प्रतिशत है तो इंटू 100 करेंगे। अगर इसको हमें वॉल्यूम परसेंटेज विलय का निकालना है तो हम विलय का वॉल्यूम ऊपर रखेंगे, अपॉन विलयन का कुल
वॉल्यूम नीचे रखेंगे और प्रतिशत है तो इंटू 100 करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लेंगे, इसमें जिस विलय का भार हम ऊपर रखेंगे और विलयन का हम आयतन लेंगे, इसीलिए इसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहा गया है। तो विलय का द्रव्यमान ऊपर रखा और वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो नीचे रखेंगे, इनटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे प्रतिशत कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन है, यदि 22 ग्राम्स बेंजीन 122 ग्राम्स कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो हम WB निकालते हैं, दैट इज हम बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो इसके लिए बेंजीन का मास दिया है 22 ग्राम्स अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान दैट इज 22 प्लस 122, तो इसका आंसर आएगा 22 अपॉन 144, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 15.27%। अब अगर हमें CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है दैट इज WA%, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो दैट इज़ हम आउट ऑफ 100 की बात करते हैं, और बाइनरी सॉल्यूशंस हैं दैट इज़ 2 ही कंपोनेंट्स हैं। तो अगर एक कंपोनेंट का हमने परसेंटेज निकाल लिया है, दूसरे के लिए सिंपली आपको करना है कि 100 में से 1 का माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 84.73%। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, और इसको शॉर्ट में ppm भी कहते हैं। ppm को न्यूमेरिकली लिखते हैं कि विलयन का कुल द्रव्यमान नीचे रखना है आपको, उसमें उस विलयन में अवयव का कितना द्रव्यमान है उसको ऊपर रखना है। जैसे कि हमने अभी परसेंटेज में सीखा था कि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं, बट यहाँ पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ये यूनिट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट में कोई सॉल्यूशन हो और उसमें किसी कंपोनेंट का आपको अगर द्रव्यमान बताना है, सांद्रता बतानी है, तो वो बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में वहाँ पे उपस्थित हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एयर में कोई आपको पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन बतानी हो, सांद्रता बतानी हो, तो एयर बहुत ही ह्यूज सॉल्यूशन हो गया, और उसमें कोई भी पॉल्यूटेंट बहुत कम मात्रा में होगा तो उसमें हम ppm में ही बताएंगे। या कोई ओशन वाटर है, उसमें किसी लवण की सांद्रता बतानी है तो हम ppm में ही बताते हैं। और इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं ppm को कि मान लेते हैं कि विलयन का हमने 1 मिलियन पार्ट्स किए हुए हैं और उसमें से कितना पार्ट उस विलय का वहाँ पे उपस्थित है, तो ये ppm को इस तरीके से हम डिफ़ाइन करेंगे। इसको अगर हम एग्जाम्पल लें तो 5.8 ppm, ये यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लें इस, और ये है NaCl की कंसंट्रेशन है इन ओशन वाटर, तो इसका मतलब हुआ कि 1 मिलियन ग्राम्स जो है वो ओशन वाटर है, समुद्र जल है, और उसमें 5.8 ग्राम्स NaCl वहाँ पे उपस्थित है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म सीखते हैं। नेक्स्ट है मोल अंश, जिसको मोल प्रभाज भी कहा जाता है, और मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहेंगे, x से डिनोट करते हैं। और इसका अगर हमें न्यूमेरिकली देखना है तो किसी भी अवयव का मोल अंश निकालना है तो उस अवयव के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या को नीचे रखना है। तो देखते हैं न्यूमेरिकली कैसे रखेंगे। अगर हम यहाँ पे XB हम निकालें, दैट इज सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर रखेंगे अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन नीचे रखेंगे। अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो XA, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखेंगे। और क्योंकि 2 कंपोनेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स XA
प्लस एक्स बी जो है इक्वल टू 1 होता है। इसका फ़ायदा क्या है, अगर हमने एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो एक्स ए के लिए आपको दोबारा से ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना पड़ेगा, सिंपली 1 माइनस एक्स बी कर लेंगे तो यहाँ से एक्स ए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स की जहाँ यहाँ बात करी है तो क्लास 11th में आप सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल है कि 1 विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 30 द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, दैट इज़ जो बेंजीन का द्रव्यमान है दैट इज़ WB, वो है 30 ग्राम्स। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो द्रव्यमान है दैट इज़ WA, वो 70 ग्राम्स हुआ, तभी तो टोटल सोल्यूशन का जो द्रव्यमान आएगा वो आएगा 100 ग्राम्स। अब हमें बेंजीन का मोल अंश की गणना करनी है, तो पहले हम बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला अभी हमने लिखा था वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। तो बेंजीन का मोलर मास हमारे पास आ गया, वेट इन ग्राम्स है 30 ग्राम्स, और इसका मोलर मास, तो मोलर मास हम अलग से कैलकुलेट कर लें तो बेंजीन का 12 होता है, 6 टाइम्स आया है तो इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, तो ये आ गया 72 प्लस 6 दैट इज़ 78 ग्राम पर मोल या यूनिफाइड मास। तो यहाँ से आप 30/78 करेंगे तो लगभग आंसर आएगा 0.35, आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया बेंजीन का। नाउ आपको नंबर ऑफ मोल्स कार्बन टेट्राक्लोराइड का फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड का आप मोलर मास डिटरमाइन करेंगे। कार्बन का 12 इंटू 1 होता है, प्लस क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5, जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 142, और आंसर आएगा यहाँ पे 154 यूनिफाइड मास। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का करना है तो वेट इन ग्राम 70 हो जाएगा अपॉन 154, तो इसका आंसर लगभग 0.45 आएगा। अब अगर हमें मोल अंश की गणना करनी है बेंजीन की, तो दैट इज़ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB। तो NB की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.35 अपॉन 0.35 प्लस 0.45, इसका आंसर लगभग 0.45 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया XB का। दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सांद्रता कैसे है, सांद्रता की यूनिट है मोलरता, मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसको अगर हम न्यूमेरिकली लिखना चाहें तो कैपिटल M से शो करते हैं, तो M हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ पे लीटर होना चाहिए जो विलियन का आयतन आप लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को अभी हमने सीखा कि हम लिख सकते हैं वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, जो कि अगर हमने ml में लिया, रखना तो लीटर्स में, अगर हमने ml में लिया तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, और जब डिवाइड करेंगे तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मोल्स पर लीटर। और स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम की बात करी है, आयतन की बात करी है, आयतन तापमान से प्रभावित होते हैं, इसलिए ये भी जो मोलारिटी वाली जो यूनिट है, ये कंसंट्रेशन टर्म तापमान से प्रभावित होती है, इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इस पे भी बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं कि उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ हो। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे कि M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम, जो कि ml में होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो न्यूमरेटर में जाएगा। WB की वैल्यू आपको दी गई है 5 ग्राम्स अपॉन NaOH का मोलर मास रखना है, NaOH का मोलर मास 40 होता है,
तो 40 रखा। वॉल्यूम जो दिया है ml में वो 450 दिया हुआ है और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है यहाँ पे आएगा 0.28 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम सीखेंगे मोललता, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी भी डेफिनेशन करेंगे और इसकी डेफिनेशन को मोलारिटी की डेफिनेशन से कंपेयर करते जाइएगा। वहाँ पे 1 लीटर विलियन लिया था, यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक लिया था। यही जो डिफरेंस है दोनों डेफिनेशंस में। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अगर इसको न्यूमेरिकली लिखा जाए तो स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हमें किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं WB/MB, और WA अगर आपको ग्राम्स में दिया गया है तो इसको 1000 में इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि न्यूमरेटर में जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल्स पर kg। और क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सब जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं सबके सब द्रव्यमान हैं, इसीलिए टेम्परेचर पर आधारित नहीं है, टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती है। और इसीलिए अगर कोई टेम्परेचर बेस्ड एक्सपेरिमेंट करने हमें लैब में तो हम मोलल विलियन प्रेफर करते हैं रादर दैन मोलर विलियन। ठीक है, तो इन विलियन को ही हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट हम इस पर एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेंगे कि 2.5 ग्राम्स एसिटिक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोललता की गणना कीजिए। तो फॉर्मूला हम फिर से लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू WB/MB इंटू WA ग्राम्स में है तो ऊपर न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। WB हमें दिया हुआ है 2.5 ग्राम्स अपॉन MB मोलर मास, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 यूनिफाइड मास होता है तो ये 60 रखेंगे। WA जो है वो 75 ग्राम्स सॉल्वेंट जो है बेंजीन का दिया गया है तो 75, और यहाँ पे क्योंकि ग्राम्स है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 0.55 मोल्स पर kg। सो दिस इज़ हाउ आप मोलालिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ा, विलियन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर देखा कि विलियन के कौन कौन से अवयव होते हैं। 2 अवयव होते हैं, विलय और विलायक। फिर हमने देखा कि विलियन के क्या क्या प्रकार हैं, और फिर उसके बाद हमने विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और सभी पर हमने एक एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किया। तो आज का गृह कार्य देखते हैं कि क्या है। प्रश्न 1, तापमान आधारित प्रयोगों में मोलल विलियन प्रयुक्त किए जाते हैं क्यों? ये हमने आज के क्लास में डिस्कस किया हुआ है। और प्रश्न 2 करेंगे, 20% विलियन वेट बाय वेट जलीय KI का घनत्व 1.202 ग्राम पर ml हो तो KI विलियन की मोलरता मोल अंश की गणना कीजिए। दैट इज एक ही क्वेश्चन में आपके 3 यूनिट्स कवर हो जाएंगे, तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे, जिसमें हम सॉल्बिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और सॉल्बिलिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और इससे आज की क्लास से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको अभ्यास प्रश्न या पाठ्य सामग्री देखनी हो तो आपको उसके लिए दीक्षा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत द्वारा बनाई गई है ये ऐप। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर या iOS से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप YouTube पे भी देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग।
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो वहाँ देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके व्हाट्सएप क्लासेस में आपके कंसर्न टीचर्स से भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।